अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। CS 403। ठीक है, हमने पहले सब चीज़ें पढ़ी थी कि सिलेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होती है। ठीक है, फैकल्टी वगैरह पढ़ी थी हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में। अब हमारे पास क्या है, ज्वाइन। ज्वाइन बेसिकली आप कह सकते हैं दो एंटिटीज़ को कंबाइन करना। दो एंटिटीज़ को क्या करना, कंबाइन करना। ठीक है ना। इसमें वहाँ पे थीटा जॉइन होता है, इक्वेस जॉइन होता है, सेमी जॉइन होता है, नेचुरल जॉइन होता है, आउटर जॉइन होता है। ठीक है ना। अब थीटा जॉइन क्या होता है हमारे पास। थीटा जॉइन जो है ना, में हम ना सहारा लेते हैं किसका, थीटा उसका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। थीटा जॉइन में हम किसका सहारा लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है ना, क्योंकि वो उसी के ऊपर बेस करता है। थीटा जॉइन बेसिकली जो है ना, दो टेबल्स को कंबाइन करता है बाय यूजिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने याद रखना हमेशा, थीटा जॉइन क्या होता है हमारे पास, दो टेबल्स को यानी कि दो एंटिटीज को कंबाइन करता है बाय यूजिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज़ जो आपने मैथ 202 में पढ़ा होगा। ये चीज़ अगर जैसे हम रिलेशन में आते हैं, ऐसे क्या ऐसे एक बकायदा MCQ पे आता होता है कि अगर लिखा हुआ ए सेट बना हुआ हो, ठीक है ना, ए की वैल्यू सपोज करें 1 2 हो, ठीक है, बी की वैल्यू वापस क्या है 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर वापस क्या होगा 2 1 2 2 2 3। इसका रिलेशन बनेगा हमारे पास। ठीक है ना। अब से यहाँ पर देखें जरा, हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ दो, एक टेबल फैकल्टी का, एक टेबल यहाँ पर कोर्स का। ठीक हो गया। यहाँ पे क्यूरी का लिखे हुआ है। क्यूरी का मतलब क्या है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप कह सकते हैं एक डाटाबेस स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये बता क्या रहा है, सेलेक्ट रैंक इज इक्वल टू एसोसिएट प्रोफेसर। सेलेक्ट रैंक, जहाँ पे क्या हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, कौन से टेबल के अंदर, फैकल्टी। अब हमने दूसरे टेबल कौन सा पकड़ा, फैकल्टी मल्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस। फैकल्टी के अंदर पर रैंक इज इक्वल टू क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर का। ठीक है ना। फैकल्टी के अंदर फैकल्टी का टेबल है, उसके अंदर रैंक इज इक्वल टू एसोसिएट प्रोफेसर करना है, उसको सिलेक्ट करना है। उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका लेना है, कोर्स के साथ। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो वैल्यू, तो एक ये वैल्यू तो आ गई 5 2 2 3 5 5 2 3 6, ताहिर और आशा की। ठीक है ना, दो अक्सार ने देखे देना। अब क्या होगा, पहले ये सब जो है ये चीज़ है एक साथ मल्टीप्लाई होंगी इन सब के साथ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। तो अगर आप इसका देखेंगे, पहले 5 2 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हुए यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ करके, फिर 5 2 3 6 जो F2 3 6 जो है इस पर सबका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं थीटा जॉइन। अब हमारे पास क्या है, इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन बेसिकली ऐसा जॉइन होता है जिसमें हम कॉमन वैल्यूज देखते हैं, कहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है ना। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अब डिपार्टमेंट है CSE है। ठीक है, CSE का मतलब क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है। अगर इस वाले टेबल में भी वही चीज़ है और ये टेबल में वही चीज़ है, तो वो सारे फर्स्ट करके ले आएगा। यानी कि हमारे पास क्या है, इक्वालिटी टेबल में भी CSE होना चाहिए और यहाँ पे भी कोर्स के बाद भी CSE होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है, यानी कि इसकी वैल्यू और इस वाले की वैल्यू इक्वल है, तो फिर क्या होगा हमारे पास, ये इक्वेजन होगा। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, यहाँ पे लिखा है फैकल्टी आईडी और यहाँ पे FID लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं। ये दो टेबल आपस में मैच कर रहे हैं हमारे पास, दो टेबल आपस में मैच कर रहे हैं। देखिए ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो आपस में इसने कंबाइन कर दिया दो टेबल्स को। क्लियर हो गया। ये सब बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है फॉरन की का, जो हम यहाँ पे फैकल्टी की आईडी होगी ना, वो किसके अंदर सेव हो जाएगी, कोर्स के अंदर सेव हो जाएगी। यहाँ पे देखें फैकल्टी की आईडी के यहाँ पे ये लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना दूंगा, यहाँ पे देखा ये बना हुआ है FID। FID के यहाँ पर देखें F2 3 4 का मतलब क्या है, फेस आईडी ये वाली। जहाँ पे ये मैच करेंगे वहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया अगली चीज़, नॉर्मल जॉइन। जो हम नॉर्मल जॉइन का मतलब क्या है, बस आपने यूनियन कर दिया, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लेकिन इसमें वहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट का सहारा लिया जाता है। ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। इसमें क्या होता है, सपोज करें हमारे पास दो टेबल्स हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, दो टेबल्स है, ये वाले, ये दो टेबल्स आ गए। ठीक है, ये वापस क्या है, दो टेबल्स है, एक ये टेबल आ गया और एक ये वाला टेबल आ गया। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा टेबल होगा, आप सपोज कर लीजिए वहाँ पर टेबल है लेफ्ट साइड का, ये टेबल है हमारे पास राइट साइड का। मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ उसको, इसके यहाँ पर रन कर देता हूँ, ऐसा इसे रेड कर देता हूँ मैं। ठीक है। और इसे जो है मैं यहाँ से डार्क ब्लू कर दिया, फिर इसको आप कर सकते हो ये रंग कर दें ताकि नज़र भी आए थोड़ा बहुत। यहाँ से मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ मैं, हल्का सा कलर कर देता हूँ ताकि नज़र भी आ जाए।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये बेबी बेबी पिंक कलर है, ये हमारे पास क्या है, ब्लू कलर आ गया। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, ये आप कह सकते हैं लेफ्ट आ गया, ये हमारे पास कौन सा टेबल आ गया, राइट टेबल आ गया। अब अगर हम इसको लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, जहाँ पे ये वैल्यूज मैच करें, नहीं देखिए वैल्यू मैच करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल की वैल्यूज आएंगी साथ, सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल की वैल्यूज आएंगी। तो ये कौन सा ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन। अगर मैं बात करूँ राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन में क्या होगा, वैल्यूज ही मैच होंगी, कौन सी वैल्यूज, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास राइट ज्वाइन है, तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी। क्लियर हो गया। अगर आप इसके स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे भी ना, आपको समझ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड में क्या होगा, इन लेफ्ट आउटर जॉइन ऑल द टपल ऑफ लेफ्ट रिलेशनशिप रिमेन्स पार्ट ऑफ द आउटपुट, यानी कि सिर्फ जो लेफ्ट टेबल होगा सिर्फ और सिर्फ वही आएगा। जबकि राइट आउटर मोस्ट में क्या है हमारे पास, इन राइट आउटर जॉइन ऑल द टपल ऑफ द राइट रिलेशनशिप रिमेन पार्ट ऑफ द आउटपुट रिलेशनशिप, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट साइड का टेबल आएगा, लेफ्ट साइड का टेबल नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी। अब जो है यहाँ पर आउटर जॉइन है, आउटर जॉइन जो है ना, आप कह सकते हैं कि एक एक होता है वहाँ पे इनर जॉइन होता है, एक होता है आउटर जॉइन। ठीक है। आउटर जॉइन में जो है ना, जहाँ पे वैल्यूज मैच करेंगे ना, उसमें लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड के भी, दोनों तरफ की वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड के भी और राइट साइड के दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है S101, ये एक बुक का टेबल है। ये कौन सा टेबल है, ये बुक का टेबल है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, स्टूडेंट आई 104। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मैच करके, अब इसमें क्या होगा, ये दोनों के दोनों टेबल्स को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। यहाँ पे देखें, कोर्स आउटर जॉइन स्टूडेंट, यानी कोर्स के अंदर यहाँ पर बुक आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है S104, या स्टूडेंट आईडी के अंदर ये लिखा हुआ है। जहाँ पे वैल्यूज मैच कर देंगी, उसमें क्या होगा, स्टूडेंट स्टूडेंट के टेबल का डाटा भी आ जाएगा, साथ हमारे पास जो ये बुक्स का टेबल का डाटा है वो भी साथ सारा हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। सेमी जॉइन, सेमी जॉइन का मतलब क्या होता है, हमने आधे आधे टेबल कंबाइन कर दिए। सेमी जॉइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आधे आधे टेबल को, यानी कि आप कह सकते हैं आधे आधे टेबल कहने का मतलब क्या है, हमारे पास हमने जॉइन, वो नॉर्मल जॉइन लगाते हैं ना, नॉर्मल जॉइन, जैसे कि आप कह सकते हैं जो फर्स्ट जॉइन था हमारे पास, कौन सा वाला, ये वाला जॉइन हमारे पास जो था ना, ये इक्वल जॉइन वाला, ये वाला। हम इसी तरह करके जॉइन लगाते हैं, लेकिन 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 हम क्या करते हैं, उसमें स्पेसिफिक कॉलम उठाते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम को कंबाइन करते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ मुझे इस टेबल में से, क्वालिटी टेबल से मुझे सिर्फ ये फेस नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है ना। और कोर्स में से मैं क्या कहता हूँ, मुझे सैलरी चाहिए और रैंक चाहिए, ठीक है ना। बस इस तरह करके हम ज्वाइन कर देते हैं। तो वहाँ पे कौन सा ज्वाइन होगा, सेमी ज्वाइन आएगा, जिसमें से हम स्पेसिफिक कॉलम उठाएंगे, ठीक है ना। पूरा टेबल नहीं उठा के लेकर आएंगे हम। क्लियर हो गया। अब हमारे पास है रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। वैसे ही वहाँ पे एक रिलेशन कैलकुलस होता है, जिसमें हम जो है ना रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। यानी कि जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप रिलेशनशिप, रिलेशनल ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत यूज करके हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वगैरह लिखा है भी ऐसा, नॉन प्रोसीजरल फॉर्मल रिलेशनशिप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज in which the user simply specify what data should be derived but not how to derive it, ठीक है ना। यानी क्या, जैसे कि आप सेलेक्ट करते हैं ना कि मुझे जो है सर्चिंग, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिलेशन कैलकुलस इज सर्चिंग, यानी कि मुझे जो है सिर्फ बी एस सी एस के कोर्स की डिटेल चाहिए, तो आपके पास बी एस सी एस के कोर्स की डिटेल ही आएंगी। अगर आप कुछ और लिखेंगे तो आपके पास कुछ और आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अच्छा जी। आगे हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको जीडीपी की वीडियो है उसमें थोड़ा बहुत ओवर भी बताया था। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली ना एक नॉन रिलेशनशिप डेटाबेस को कन्वर्ट करने में मदद देता है, किसमें, रिलेशनशिप डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या होता है, आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेशंस, ठीक है ना, डुप्लीकेशंस, डिपेंडेंसीज, रिडंडेंसीज, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास कुछ कुछ टाइप्स होती है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पास एक टाइप है इसके अंदर रिडंडेंसी, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। यानी कि रिडंडेंसी का मतलब क्या, डुप्लीकेशन। इंसर्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ डाटा, तो उस टाइम पे होकर, उस टाइम पे डाटा कैसे फिल्टर होकर आएगा। डिलीशन के वक्त अगर आपको कोई रिलेशनशिप बना होगा किसी टेबल का, यानी कि दो टेबल आपस में कंबाइन है, तो डिलीशन के वक्त हमारे पास दोनों टेबल में क्या इफेक्ट होना चाहिए। अपडेशन यानी कि अगर हमें एक टेबल है, उसका कोई रिलेशनशिप बना हुआ है किसी दूसरे टेबल के साथ, ठीक है ना। अगर दोनों टेबल यानी कि एक टेबल के अंदर मैं डाटा अपडेट कर रहा हूँ, तो दूसरे टेबल में अफेक्ट होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर
फर्स्ट टेबल पे इफेक्ट होना चाहिए पे नहीं, ठीक है ना। इससे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्लियर हो गया। Normalization process, there are different form or level of normalization, they are called as first, second and so on, यानी कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो है ना 6 तक अभी है डाटा नॉर्मलाइजेशन जो है ना। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, एक कम्प्लेक्स चीज़ को ना आपने नॉर्मल फॉर्म में करना। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक प्योरीफाई फॉर्म होती है, ठीक है ना। अगर कम्प्लेक्स डाटा मौजूद है आपके पास, अब उसको इतना ईजी वे में कन्वर्ट कर देना कि हर कोई उसको पढ़ सके। क्लियर हो गया। अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इन्फरेंस रूल है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी डिपेंडेंसी होती है जिसमें हमारे पास एक वैल्यू के अंदर सारा का सारा डाटा डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्या डिपेंड करता है, क्या जैसे कि मैं कहता हूँ आईडी, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी के ऊपर क्या क्या चीज़ डिपेंड करिए, उसका नेम, उसकी एज, वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, कौन से टीचर से पढ़ रहा है, उसकी फीस क्या है, सब चीज़ें उसके स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। सेम एट अगर मैं कह रहा हूँ ए एम्प्लॉयज बी, यानी कि हमारे पास क्या है, बी का सारा डाटा किसके अंदर मौजूद होगा, ए के अंदर। यानी कि हमारे पास जो है ए जो है किसको जारी कर रहा है, बी को। ए जो वहां पर लिखा हुआ है बी को जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं ए हमारे पास क्या है, सॉरी बी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ए किसको डिस्क्राइब करेगा, बी को। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कि समझना कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊँ ना, आपको इधर समझ आ जाएगी कैसे। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई ए एम्प्लॉयज बी की, ठीक है ना। यानी कि ये बी जो है सब सेट है किसका, ए का। बी जो है हमारे पास किसका सबसेट है, एक है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट किसके पास होंगे, ए के पास होंगे। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो ए एलिमेंट है, अगर मैं खाली ए को लिखूंगा तो वो साथ साथ बी को भी शो कर देगा, इसके अंदर बी के भी एलिमेंट होंगे। तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए डिटर्मिन्स बी, ठीक है ना। बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर, लेकिन ए हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ वो सिर्फ बी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया। इससे हम कहते हैं डिपेंडेंसी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करे। जैसे कि यहाँ पे देखें ए एम प्लस बी सी डी, यानी कि बी सी और डी के जो 3 टेबल हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करे, ए के ऊपर डिपेंड करे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आईडी, अब स्टूडेंट आईडी के ऊपर कौन कौन चीज़ें डिपेंड करे, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका पेरेंट नेम, उसका क्रेडिट सोर्स, जितनी भी उसकी चीज़ें, ठीक है ना। से वैसे पी आर है, उसमें वो किसके ऊपर डिपेंड करे, पेपर नेम जो भी पी आर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। वो क्रेडिट जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया। फंक्शनल डिपेंडेंसीज एज की, अगर आपने गौर किया हो चीज़ों पे, यानी कि डेटाबेस के ऊपर, तो मोस्टली हमने एक की क्रिएट करते हैं। वो कौन सी की होती है, प्राइमरी की। टेबल के अंदर हमारे पास एक प्राइमरी की होना लाजमी है जिसमें सारा का सारा डाटा क्या हो, डिपेंड हो। एक टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होती। कभी कभार प्राइमरी की को आप सुपर की भी कह सकते हैं, जिसमें सारा का सारा डाटा डिपेंड होता है। क्लियर हो गया। एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमारे पास क्या, एम्प्लॉय आईडी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी के ऊपर क्या चीज़ डिपेंड है, उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका जो पर्सनल आईडी है, उसका पर्सनल सैलरी वगैरह जो भी हो सकती है। ठीक हो गया। आगे यहाँ पर इन्फ्रेंस रूल। इन्फ्रेंस रूल्स का आप कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल तौर पर समझाया हुआ कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखें एक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमने कुछ सर्ट मैथ 2 में प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, यहाँ पर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ऐसा चीज़ें डाटाबेस के अंदर बाइनरी वगैरह, यूनरी वाला ऑपरेटर, ठीक है ना। वैसे एक इन्फ्रेंस रूल है। इन्फ्रेंस रूल में आप कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब कि अगर मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक सबसेट है कि बी जो है हमारे पास ए का सबसेट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ए प्लस ए, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि 1,1, या तो 1,1 लिख लो, फिर 1,1 लिख लो, एक ही बात होगी ना, ठीक है ना। या तो आप कह रहे हो स्टूडेंट नेम एड्रेस इम्प्लॉय स्टूडेंट नेम, या फिर आपका स्टूडेंट नेम इम्प्लॉय स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। वापस में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यानी कि आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे हमारे पास होता है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन में क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी, साथ ही कह रहा हूँ ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना। हमारे पास क्या होगा, ए सी एम्प्लॉयज बी सी, तो फिर हम कह सकते हैं बी सी एम्प्लॉयज ए सी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है ना, अगर एक चीज दूसरे पर डिपेंड है तो आपस में डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें स्टूडेंट आईडी एम्प्लॉय स्टूडेंट नेम,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली, यानी स्टूडेंट आईडी के साथ जो उसका एड्रेस होगा स्टूडेंट नेम का, वो भी तो उसको डिपेंड करेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी आपको मालूम है, अगर मैं कह रहा हूँ ए एम प्लस बी एम प्लस सी, तो फिर ऑटोमेटिकली होगा ए एम प्लस सी। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट आईडी जो है नेम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और नेम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टूडेंट आईडी जो है, जो क्रेडिट जो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आईडी के ऊपर डिपेंड करेगा। दोबारा बताया, तो अगर मैं कह रहा हूँ जो इसका नेम है, पर्सन नेम, किसको डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर, और जो हमारे पास क्रेडिट्स है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेम के ऊपर। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट्स जो है किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आईडी के ऊपर डिपेंड करेंगे। सेम है जो एडिटिव और यूनियन क्या होगा, एडिटिव में क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूँ ए एम प्लस बी एंड ए एम प्लस सी, तो फिर मैं ऐसा काम कर सकता हूँ ना, ए एम प्लस बी सी। जाहिर बात है दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना, ए, तो ए नहीं डिपेंड कर रहा है, बी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ए एम्प्लॉयज बी सी, क्योंकि दोनों टेबल इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, दोनों कंबाइन कर दिया, यूनियन वाला काम हो गया। क्लियर हो गया। प्रोजेक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। प्रोजेक्टिविटी और डिकम्पोजिशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि ये लिखा ना ए एम प्लस बी सी, इन दोनों को अलग अलग लिख दो। इन दोनों को आपने कर दिया अलग अलग करके लिख दिया, जैसे कि एम प्लस बी सी, फिर आपने कर दिया ए प्लस बी एंड एम प्लस सी, इस तरह करके लिख दिया आपने। इस सब में कहते हैं प्रोजेक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूंगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, तो कौन सा प्रोसेस होगा, ये एडिटिव और यूनियन का। क्लियर हो गया। जूडो ट्रांजिटिविटी। जूडो ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ ए एम प्लस बी एंड सी बी एम प्लस डी, ठीक है ना, सी बी एम प्लस बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर, तो बी की जगह ले सकते हो ए। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी एम प्लस डी। ठीक है ना, मेरे बी की जगह लिख दिया मैंने ए, क्योंकि बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। यानी कि बी के सारे एलिमेंट किसके पास है, ए के पास है, तो मैं बी की जगह ए लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना। तो इससे हम कहते हैं जीरो ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स मैंने आपको बताया था किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास कुछ गोल्स होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं, यानी कि हमें टेबल को प्योरीफाई करते हैं, जिसके ज़रिए हमारे पास डाटा एक सेट ऑफ रूल्स के ऊपर कायम हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि वहाँ पे एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, जितने भी कॉलम्स हैं ना, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है, ये देखें ज़रा, यहाँ पे सिंगल वैल्यू तो सिंगल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर डबल वैल्यू तो आ गई है। अब इस डबल वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, मल्टी वैल्यूज हमें आती ही नहीं चाहिए। एक रिलेशन डेटाबेस के अंदर कभी भी मल्टीपल वैल्यूज नहीं होंगी। एक रिलेशन डेटाबेस के अंदर एक कॉलम के अंदर कभी मल्टी वैल्यूज नहीं होंगे इस तरह करके। ठीक है ना, क्योंकि अगर होगी तो वहाँ पर काफ़ी मसला खराब होता है। आगे आगे तो आप एडवांस टाइम से एडवांस में जाएंगे ना, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें वगैरह। लेकिन बस आपने ये याद रखना है, किसी भी कॉलम के अंदर वहाँ पर मल्टी वैल्यूज नहीं होगी। अगर वो मल्टी वैल्यूज आ गई, इसका मतलब क्या है, वो एक नॉन रिलेशनशिप डेटाबेस है। ठीक है ना। अगर ऐसा है, अगर हमारे पास मल्टीवर्स नहीं है, तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन होगी, रिलेशन डेटाबेस की होगी। हमने ये चीज़ खत्म करनी है। अगर हमने ये चीज़ खत्म करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग रख दो। ये दोनों एक ही आईडी ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमने क्या किया, इसको दो आईडी बना दी इस तरह करके। क्लियर हो गया। इससे हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को खत्म करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हम एक प्राइमरी की बनाते हैं। जब हम आगे लेक्चर नंबर 20 में पढ़ेंगे सब फुल डिटेल में। लेकिन आपको बताया तो नॉर्मल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे कि आईडी बनी हुई है, यहाँ पर देखें ये आईडी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू लगे। हमारे पास क्या होगी, ये मल्टीपल वैल्यूज होगी, ये प्राइमरी की नहीं बन सकती है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी की रिपीट नहीं करती है अपने आप को। प्राइमरी की हमारे पास अपने आप को रिपीट नहीं करती, तो ये हमारे पास प्राइमरी की नहीं हो सकती। सेकंड फॉर्मूला फॉर्म में क्या होता है, हमने एक ऐसी की जनरेट करनी होती है जो अपने आप को रिपीट ना करे, जो अपने आप को रिपीट ना करे, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। वो कौन सी फॉर्म में आता है हमारे पास, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आता है, जिसमें हम क्या क्रिएट करते हैं, ऐसी की क्रिएट करते हैं जिसमें पूरा का पूरा टेबल डिपेंड करता हो। यानी कि मैं कह रहा हूँ ना, स्टूडेंट वन में हम क्या मरा था, ये पूरा रिकॉर्ड। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे ईमेल के जरिए मुझसे पूछना करें। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो में सब चीज़ समझ आ गई है, ठीक है, तो लाजमी इसको आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसको शेयर करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।